हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये इस चैप्टर का हमारा थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस को समझा था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को मैं जो डिवाइड करता हूँ उसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखिए तो टाइप ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जनरली हम दो टाइप के कंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर जनरली जो फिजिक्स में पढ़ते हो, हम किसी भी वायर के थ्रू करंट को फ्लो कराते हैं तो वो हमारे लिए क्या मेटल है और वो हमारे लिए एज ए मेटेलिक कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो पहले एक बेसिक सा डिफरेंस देखेंगे हम दोनों के बीच में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइट या आयंस हम यूज़ कर रहे हैं यानी, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेटेलिक कंडक्टर में है वो लिखा है फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कंडक्टर है मेटल होता है उसके अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, मतलब करंट का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। सेकेंड पॉइंट, no chemical decomposition of substance takes place by passing electricity। जब मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करवाते हैं तो उसमें कोई केमिकल डिकम्पोजिशन या कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही होती। सिंपली क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है रेसिस्टेंस ड्यू टू ऑब्स्टेकल ऑफ कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि हर एक कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और जो मेटल होते हैं उनके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, कर्नल की वजह से। ठीक है, अब ये कर्नल क्या होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे ही पढ़ा होगा, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में कर्नल के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो दो पॉइंट यहाँ पर आए, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटेलिक कंडक्टर में। दूसरा कि जो रेजिस्टेंस होता है मेटल में वो कर्नल की वजह से होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल सा एक ले लिया, सोडियम ले लिया मैंने, ठीक है, सोडियम लिया और सोडियम मुझे पता है क्या होता है, Na। तो इसमें जो Na है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो वैलेंस शेल इसमें कौन सी है, सिर्फ 3s वाली। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल, तो वो कौन सी है यहाँ पे, 3s। किसी भी एलिमेंट के अंदर से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, किसी भी, ठीक है, न्यूट्रल एटम में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो रिमेनिंग जो कैटायन बनता है वो उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है। तो यहाँ से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका कर्नल कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये सोडियम का ये न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में होंगे और रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 ये Na प्लस है यानी, और यही क्या कहलाता है, इसका कर्नल कहलाता है। अगर मेरे को मैग्नीशियम का कर्नल बनाना है तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, निकल जाते हैं, तभी जो रिमेनिंग, अगर मैं बोलूँगा कि Mg प्लस क्या कर्नल है, नहीं, Mg प्लस कर्नल नहीं, क्योंकि Mg प्लस के अंदर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ रहेगा यानी। तो अभी वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम आएगा तो क्या हो जाएगा 3s2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो फिर Mg+2 जो बनेगा वो कर्नल होगा, Mg प्लस नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँगा तो एल्यूमिनियम प्लस कर्नल नहीं होगा, एल्यूमिनियम +2 कर्नल नहीं होगा, एल्यूमिनियम +3 कर्नल होगा जब इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे।
ठीक है, ऐसे आयरन के लिए, क्रोमियम के लिए, जितने भी मेटल है डी ब्लॉक के, उनके लिए भी हम देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये कर्नल। अब मेटल के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है? मेटल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मैंने मान लिया जैसे कोई भी मेटल की शीट है ये, ठीक है, ये मेटल की मान लिया मैंने क्या है, शीट है। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम का प्योर एटम भी होगा और इसमें एल्यूमिनियम +3 का कर्नल भी होंगे। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम +3 ऐसे बहुत सारे होंगे, सारे ऐसे पास पास में होंगे, मैं ठीक है ऐसे बना दे रहा हूँ। अब एल्यूमिनियम +3 है तो इसमें कुछ फिर ये 3 जो इलेक्ट्रॉन निकले वो भी तो इधर उधर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल भी बोलते हैं इसको, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इस तरीके से। पहली बात कि कितने इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं मेटल की एक शीट के अंदर, वो हम नहीं बता सकते, वो प्रैक्टिकली हमें पता लगता है। एल्यूमिनियम +3 इसमें कितने कन्वर्ट होंगे, फिर से बोल रहा हूँ, वो हमें नहीं पता होता है कितने होंगे, बस होते हैं कन्वर्ट। अब वो क्या 50% होते हैं, 40% होते हैं, 80% होते हैं, 90% होते हैं। फॉर एग्जांपल 10 है तो क्या 10 के 10 होते हैं या उसमें से सिर्फ एक ही होता है, इसका कोई हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके हम पता लगाते हैं। हाँ, लेकिन कर्नल में कन्वर्ट होता है, ये जरूर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एल्यूमिनियम की शीट है। अब होता है क्या, ये तो है नॉर्मल केस। तो नॉर्मल केस के अंदर क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम +3 है और एल्यूमिनियम नॉर्मल ये न्यूट्रल एटम भी है, ठीक है, न्यूट्रल एटम भी है, कैटायन के फॉर्म में भी, इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये है नॉर्मल केस। अब जैसे ही मैंने क्या करा, इसको वायर से कनेक्ट करा, ठीक है, और एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगा, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगे, तो इसको क्या एक डायरेक्शन मिली, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, अब मूव करने लगेंगे। अब इनको क्या मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें हम करंट को पास करते हैं तो ये एक डायरेक्शन के अंदर क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी मेटल जो होता है, हम बोलते हैं ना हाईली कंडक्टिव होते हैं मेटल, क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्या होते हैं, कर्नल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब जो इसमें एक पहला पॉइंट तो हमने बोला कि जो ये लिखा था, थर्ड पॉइंट हमने बोला था कि रेसिस्टेंस ड्यू टू ऑब्स्टेकल ऑफ कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि रेसिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, तो रेसिस्टेंस यहाँ पे बोला है कर्नल की वजह से। कैसे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करना चाह रहे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तभी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अब जो ये कर्नल है, मतलब ये कैटायन हमारे पास जो प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कुछ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या करने, मूव नहीं करने देते, यानी तो एक तरीके से ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, मतलब इनका जो इजीनेस है मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, उसको कौन कर रहा है, ये ऑब्स्टेकल कर रहा है एल्यूमिनियम +3 एज ए कैटायन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसीलिए बोला गया है जो कर्नल होते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो में। और नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें लिखा गया है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जनरली बोलते हैं कि मेटल, ठीक है, मेटल या हम बोलते हैं कंडक्टर होते हैं, यानी ठीक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो बोलते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उनका टेम्परेचर जब हम बढ़ा देते हैं तो उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, या करंट को कंडक्ट कराने की जो टेंडेंसी होती है, कंडक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जितनी भी एटम्स और आयन सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अभी एल्यूमिनियम +3 मान लो रूम टेम्परेचर पर इधर ही इसकी पोजीशन पे ही इसकी एनर्जी कम है तो इधर ही मूव कर रहा है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसकी मूव करने की फ्रीक्वेंसी है, जो टेंडेंसी, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जब इधर उधर ज़्यादा मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए जो उसको पाथ चाहिए, उसकी वो पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हिंड्रेंस क्रिएट होने लगेगी, और मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने देगा, ईजिली फ्लो नहीं होने देगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो ये ईजिली नहीं कराने देंगे। इसलिए जनरली यही बोला जाता है कि मेटल जो कंडक्टर होते हैं, जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट होने लगता है, ठीक है। जो उसमें कर्नल और जो एटम्स होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन का, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो
क्या होने लगता है, धीरे होने लगता है, ऑब्स्टेकल होने लगता है, इसलिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो ये जनरल आइडिया दिया है मैंने कि कैसे मेटल के कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करता है और उसका रीज़न क्या होता है और करनाल यहाँ पर क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये तो बात करी हमने मेटेलिक कंडक्टर की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, कोई ना कोई उसमें क्या होगा, एक पास सॉल्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl2, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो उसमें कैटायन और एक एनाइंस होगा। तो आयंस की वजह से करंट क्या होता है, उसमें फ्लो करता है। ठीक है, सेकेंड, केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर या इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो कैटायन और एनायन के फॉर्म में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और वो आयंस क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो कैटायन कैथोड की तरफ मूव करता है और एनायन एनोड की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। तो यहाँ पर ठीक है, कंपेरिजन करें तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है मेनली किसकी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है मेनली किसकी वजह से, आयंस के फ्लो की वजह से। इसमें करंट फ्लो कराने से कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट फ्लो कराने से जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है, कैटायन और एनायन में वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से रिमेनिंग 2 पॉइंट भी हम कंपेयर करेंगे। इसको कॉपी कर ले पहले। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट लिखा है रेसिस्टेंस। मेटेलिक कंडक्टर में हमने देखा था कि रेसिस्टेंस ड्यू टू ऑब्स्टिकल ऑफ कर्नाल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कर्नाल की वजह से वहाँ पर क्या होता है, एक रेसिस्टेंस या ऑब्स्टिकल होता है। यहाँ पर किसकी वजह से रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, समझने की बात है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जितने में बताते हैं ना थियोरिटिकल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट में कई बार पूछे जाते हैं नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी और एज वेल एज स्कूल बोर्ड एग्जाम में भी वो ठीक है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या इनके रीजंस क्या है, यहाँ में इतने ज़्यादा, क्योंकि ठीक है लिखना मेरे लिए इतने सारे रीज़न बहुत पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है ठीक है कि जो मैंने लिखा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको बाद में याद नहीं रहेगा या भूल जाओगे या समझ नहीं आएगा बाद में, तो जो मैं बोल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में उसको वहीं पे एलोब्रेट करके लिखते चले, ताकि रीज़न भी समझ में आए और दोबारा कभी पढ़ो रिवाइज करो तो क्लियर रहे नहीं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट मैंने लिखा है रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला मेरे पास, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो मैंने मान लिया मेरे पास ये एक कंटेनर है और कंटेनर में मैंने क्या करा, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए इसमें, साथ में यहाँ पर मैंने क्या करा, इसमें सिंपल सा मैंने मान लिया एक्वस NaCl लिया। एक्वस NaCl का मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे पास H2 वाटर होगा प्लस क्या होगा, NaCl होगा। ठीक है, तभी तो बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो एक्वस फॉर्म तो लेना ही पड़ेगा हमें। एक्वस फॉर्म नहीं होगा तो कैटायन और एनायन क्या होंगे, इजिली मूव नहीं कर पाएंगे, तो एक्वस फॉर्म लेते हैं जनरली। तो सॉल्यूट कौन होगा हमारे लिए यहाँ पे, NaCl, और सॉल्वेंट कौन होगा हमारे लिए, वाटर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से मतलब मेरा क्या है, कैटायन एनायन इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब इसमें हम करंट पास कराएंगे, ठीक है, जब इसमें करंट पास करा देंगे तो कैटायन और एनायन ब्रेक तो होगा, NaCl जो है वो ब्रेक तो होगा किसमें, Na+Cl- में। लेकिन ठीक है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे Na+ होंगे और बहुत सारे क्या होंगे, Cl- होंगे यानी। ठीक, अब ये जो ब्रेक हो रहे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, अपोजिटली चार्ज है, तो एक दूसरे के साथ क्या होगा, इनका अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो
ये बाय नेचर, ठीक है, इनके नेचर में है कि अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से ये सॉल्यूट के अंदर अगर मान ली ये Na+ और Cl- ये ब्रेक हुआ, ये एक मॉलिक्यूल में से, ये दूसरे में से ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ Cl यहाँ से निकला, ये इसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो कभी ना कहीं वो जैसे पास में आएगा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो अगर मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर ये एनोड है, ठीक है, और ये मेरा कैथोड है, तो एनोड पे क्या जाना चाहिए, एनाइन, और कैथोड पे क्या जाना चाहिए, कैटाइन। लेकिन ये इधर उधर मूव करे, उसके रास्ते में अगर कोई कैटाइन और एनाइन मिल गया तो उसके साथ भी अट्रैक्ट करने की वो क्या करेगा, कोशिश करेगा। एक तरीके से ऑब्स्टकल उसमें क्रिएट होगा, हिंड्रेंस क्रिएट होगा उसके मूवमेंट के अंदर। तो वही मतलब है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, दैट इज कैटाइन एनाइन इंटरेक्शन का। ठीक है, समझा मैंने दिया। अगर आपको ऐसे लगे कि मुझे याद नहीं रहेगा तो अपनी लैंग्वेज में एलोबरेट करके इसको लिख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो होता है सॉल्यूट सॉल्यूट की वजह से। सॉल्यूट सॉल्यूट से मतलब स्पेसिफिक मेरा क्या है, कैटाइन और एनाइन दोनों अपोजिट चार्ज की वजह से। सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंस का वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ आयन। अब हमें पता है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो अगर इसमें जैसे ही Na+ और Cl- ब्रेक हुआ तो हमें पता है वाटर कैसा होगा, पोलर होगा। तो ये पोलर जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो कैटाइन की तरफ वो क्या कर देगा, अपना नेगेटिव कर देगा, और अब पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड ले जाएगा। तो इस तरीके से उसको क्या हाइड्रेट करने की कोशिश करेगा, ऐसे मल्टीपल लेयर में। और वो डिपेंड करता है उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। ऐसे क्लोरीन नेगेटिव है तो इसकी तरफ क्या कर देगा, वो अपना पॉजिटिव पोल कर देगा, और दूसरी साइड क्या कर देगा, इधर पॉजिटिव कर देगा, दूसरी साइड नेगेटिव कर देगा। तो इस तरीके से हाइड्रेट, ये क्या कहलाता है, इनका आयंस का हाइड्रेशन कहलाता है। तो हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, अब कितना हाइड्रेशन होगा वो तो डिपेंड करेगा उनकी चार्ज डेंसिटी पे। जितना छोटा साइज और जितना बड़ा चार्ज, ठीक है, चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होता है चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, साइज जितना छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो तो डिपेंड करेगा उस पर। तो जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी हो उतना ही हाइड्रेटेड फॉर्म होगा, और जितना हाइड्रेटेड फॉर्म होगा उतना वो क्या हो जाएगा, बल्की हो जाएगा, बड़ा पार्टिकल हो जाएगा, और मूव करना उसका, ठीक है, पार्टिकल का मूव करना एनोड या कैथोड की तरफ क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वो भी क्या क्रिएट करेगा, हिंड्रेंस करेगा, ऑब्स्टकल क्रिएट करेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये दूसरा है सॉल्यूट सॉल्वेंट। ये तो है मेरा सॉल्यूट, और ये क्या होगा चारों तरफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ आयन, भी हमें क्या रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, और वो क्या कर देता है, कंडक्टिविटी कम कर देता है। थर्ड पॉइंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अभी तो मैंने क्या लिया, इसमें वाटर लिया है। अगर मैं कोई दूसरा भी अगर सॉल्वेंट लेता है इसमें, ठीक है, तो विस्कोसिटी से सिंपल सा अगर मैं मतलब बोलूँ कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपस के अंदर कितना इंटरेक्शन है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलो, हिंदी में बोलते हैं कि कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है। ठीक है, जैसे जेल होता है तो बहुत थोड़ा गाढ़ा टाइप में होता है, ठीक है, डेंस टाइप में होता है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर पानी ले और एक जेल को कंपेयर करें तो वो क्या होगा, जेल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो हम बोलते हैं ज़्यादा विस्कस है, विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा है, जबकि पानी की विस्कोसिटी थोड़ी कम होती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने ऐसा लिक्विड लिया कि वो, इसका मतलब क्या होगा, गाढ़ा कब होगा, कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उनके मॉलिक्यूल के अंदर आपस में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो अब क्योंकि इसमें मीडियम तो क्या है, सॉल्वेंट ही है, तो सॉल्वेंट के अंदर से ही, सॉल्वेंट के थ्रू ही तो क्या करेगा, कैटायन और एनायन कैथोड और एनोड की तरफ मूव करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयंस मूव करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होगा, और तब जाके क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन इतना गाढ़ा हो गया कि उनका मूवमेंट ही बहुत धीरे हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कंडक्टिविटी भी क्या कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें फिर से हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल आ जाएगा, और रेसिस्टेंस इस तरीके से फिर से बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा, अब जैसे वाटर की बात करें तो इनमें आपस में क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होगी, यानी
ठीक है। या मैं कोई ऐसा पोलर सॉल्वेंट लो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो, तो उसके अंदर मूवमेंट क्या होगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम होगी तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस का, वहाँ पे मतलब मेटेलिक कंडक्टर में रेसिस्टेंस का रीज़न एक था कर्नाल, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, 3 रीज़न मैंने बता दिए। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट भी हो सकता है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने समझा दिया है, और दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप अपनी लैंग्वेज में एलोबरेट करके इसको लिख लेना है। और लास्ट पॉइंट वहाँ लिखा था हमने, मेटेलिक कंडक्टर में लिखा था कि रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज as temperature increases kinetic energy also increases, as a result force of attraction of all types reduces। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका क्या होगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट सॉल्यूट कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टेम्परेचर बढ़ने से ब्रेक होगा, कम होगा ये। ठीक है, सेकंड कौन सा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये भी टेम्परेचर बढ़ने से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और तीसरा कौन सा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो हर तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, फोर्स ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सारे टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होंगे, तो रिड्यूस होने से उनका जो मूवमेंट होगा आयंस का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। अब आ जाते हैं कुछ जनरल टर्म से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो उनको वन बाय वन देख लेते हैं। मैक्सिमम चीज़ें इसमें आपने फिजिक्स में पढ़ ली होगी। ठीक है, फिर भी यहाँ भी इस चैप्टर में जो जो यहाँ पे हमारे ठीक है यूज़ होने वाले टर्म्स से मैं बता दे रहा हूँ, तो वो इजीली समझ में आ जाएंगे। अप टू 10th क्लास भी आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट टर्म इसमें रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस आपको पता ही है कि करंट की फ्लो में जो भी हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो वही लिखा है, हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ आयंस इज नोन एज रेसिस्टेंस। या आयंस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे चलेगा। ठीक है, यहाँ 2 टाइप के कंडक्टर मैंने बता दिए, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, लेकिन अब सारी बात किस पे चलने वाली है हमारी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। तो यहाँ पर आयंस की फ्लो में जो हिंड्रेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा रेसिस्टेंस बोलेंगे। रेसिस्टेंस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता ही है। और इसकी यूनिट जो होती है ओम होती है, और इसका सिंबल ठीक है आपको पता ही, हेडफोन जैसा होता है ये। सेकेंड टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, इजीनेस इन द फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस के फ्लो में जितनी ज़्यादा इजीनेस होगी वही उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्टेंस है कि करंट के फ्लो में रुकावट, और कंडक्टेंस क्या है, करंट के फ्लो में उसकी हेल्प करना या इजीनेस होना। तो एक दूसरे के ये क्या रिवर्स है, रेसिप्रोकल यानी। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से कॉपी कर ले, फिर आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म रेसिस्टेंस था, सेकंड टर्म कंडक्टेंस था। कंडक्टेंस को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वही लिखा C इज इक्वल्स टू 1/R। कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है किसका, रेसिस्टेंस का, तो उसकी जो स्पेलिंग है, ठीक है, तो हम जैसे ये क्या है ओम है, तो यहाँ पर नीचे ओम लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। और क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो स्पेलिंग भी उल्टे लिख देते, OHM तो यहाँ MHO मो। ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ, ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, मो भी बोल सकते हैं। और दूसरा आजकल इस तरीके से सीमेन और S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सीमेन भी क्या होती है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है। तो तीनों मैंने लिख दिए, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर ओम इनवर्स लिखी हुई मिलेगी, कहीं मो लिखी हुई मिलेगी, कहीं सीमेन लिखी हुई। ठीक है, तो यूनिट ध्यान रखें।
नेक्स्ट है कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? सेल इन विच कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस विल बी मेजर्ड। ठीक है, ऐसा सेल जिसके थ्रू हम कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस मेजर कर सके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, तो इसको ऐसे और लिख लेना, सेल इन विच कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस विल बी मेजर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं? कंडक्टिविटी सेल में इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। यानी इसमें लिखा है ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो एक डायग्राम में इसमें मैं यहाँ पे बनाया नहीं है। ठीक है, मैं अलग से बना दे रहा हूँ, तो इसको आप देख लेना, ये भी आप नोट कर लेना। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, एक क्यूब लिया। ठीक है, तो मैंने एक क्या लिया, ये एक मैंने, ठीक है, क्यूब ले लिया, और क्यूब की मैंने मान ली लेंथ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। ये हर एक जो इसकी साइड है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो एल मैंने मान लिया कितना? 1 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक क्यूब बना मैंने, और क्यूब है तो सारी साइड क्या होगी? सेम होगी, और साइड मैंने कितनी ली? 1 सेंटीमीटर। इस एक जो ये साइड है लेफ्ट वाली, ये मैंने कोई इलेक्ट्रोड ले ली, कोई मेटल की, और इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए एनोड होगी। ठीक है, तो ये कैसे मान ली मैंने? पॉजिटिवली होगी। इस राइट वाले को भी मैंने कोई मेटल की बना दी, और इसको भी कनेक्ट कर दिया, और इसको बना दिया नेगेटिव। ठीक है, तो एक तरीके से मेरे के लिए क्या बन गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टाइप बन गया ये। और इसके अंदर ये जो अब ये क्यूब बना है, इसके अंदर मैंने क्या करा? इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। यानी आ रही बात समझ में? तो ये मेरा क्या बन गया? कंडक्टिविटी सेल बन गया ये मेरा। ठीक है, तो ये फिगर बना लेना। तो कंडक्टिविटी सेल के सेल इन विच कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस विल बी मेजर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, तो ये मेरी इलेक्ट्रोड्स हो गई। ठीक है, तो इसका एरिया मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया, और एल क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो ये तो क्या हो गया? ये एरिया हो गया इनका, इसका एरिया और इसका एरिया सेम ही होगा दोनों का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये मेरा क्या हो गया? एल हो गया यानी, और ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन जनरल ये तो क्या हो गया? ए एरिया, और एल क्या हो गया? इनके बीच में डिस्टेंस हो गया। अब देखो ये क्या काम आता है, एक टर्म आता है इसमें सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी सेल के अंदर, ठीक है, ये रेशियो होता है किसका? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, मतलब एल। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स क्या हो गया? एल, टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो गया? ए। ठीक है, तो एल अपॉन ए का जो रेशियो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं, और उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, जी इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। ठीक है, और यूनिट देखोगे तो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अगर कई लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर मीटर क्यों नहीं लिया, तो मीटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि लैब में हम बहुत स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, तो मीटर बड़ा हो जाता है, तो सेंटीमीटर में ही जनरली यूनिट में देखने को मिलती है। ठीक है, इस चैप्टर की बात करूँ तो इसकी यूनिट क्या होगी? ये सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट क्या है कि जो कंडक्टिविटी सेल है उसके बीच, उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस एल है, और उनके एरिया का, तो एल अपॉन ए का जो रेशियो वही क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट। तो ये टर्म्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में पूछ लेता है सेल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो एल वैल्यू दे रखी होगी या गिवन होगी, एक से उसको डिवाइड कर दो तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखना, नोट के फॉर्म में लिखी मैंने, इसमें लिखा है इफ एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड इज डिफरेंट देन वी हैव टू टेक कॉमन एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड। कई बार इस तरीके से भी, ठीक है, न्यूमेरिकल को थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा बनाने के लिए क्या कर देते हैं, ठीक है, एक तो ये कई बार इस तरह इस फॉर्म में भी दे देते हैं, जैसे ये सॉल्यूशन ले लिया हमने, बड़ा कंटेनर ले लिया, एक मैंने यहाँ पर
एक इलेक्ट्रोड तो ये ले लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये हो गई है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर ये ले लिया। तो अब की बार यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड तो क्या हो गई, बहुत बड़ी ले ली है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड क्या लिए, बहुत छोटी ले ली। तो अब इस केस के अंदर ये तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो क्या हो गया, एल हो गया, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एरिया क्या लोगे, इसका एरिया मैंने मान लिया A1 है और इसका एरिया क्या हो गया, A2 है, और यहाँ से दिख ही रहा है कि A2 इज ग्रेटर देन क्या है, A1 है, तो क्या लोगे आप। तो ऐसे केस में जब इनका इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है अलग अलग हो, तो उस केस के अंदर जो कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया मतलब क्या है कि इसके और इसके बीच में अगर देखूंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये कॉमन एरिया बने हुए हैं। तो इस इलेक्ट्रोड की जो साइज है एक्चुअली उसके बीच में ही आयंस का मूवमेंट होगा। अब इधर कोई आयंस का मूवमेंट नहीं है क्योंकि इधर इसका इलेक्ट्रोड है ही नहीं। तो एक तरीके से या तो ये बोल लो कि कॉमन एरिया तो क्या होगा, वही होगा जो छोटी वाली साइज, जो छोटी इलेक्ट्रोड का एरिया होगा वही क्या होगा, कॉमन एरिया होगा। या इस तरीके से भी बोलते हैं हम कई बार कि जो स्मॉलर एरिया है, जिस इलेक्ट्रोड का एरिया कम है उसी को हम क्या कर लेंगे, एरिया, टोटल एरिया मान के चल लेंगे या ए की वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस फ्लो करेंगे, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं सिर्फ आयंस फ्लो करेंगे, यहाँ पर कोई आयन फ्लो नहीं करेंगे। तो ये कितना भी बड़ा ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे इलेक्ट्रोड की साइज के उस पर डिपेंड करेगा। तो जो स्मॉलर इलेक्ट्रोड होगा उसी के एरिया को हम ए मान के चलेंगे, ठीक है, ये नोट के फॉर्म में मैंने लिखा है। तो इसको एक बार कॉपी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है रेसिस्टिविटी, या उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, और रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेंसिटी जैसा सिंबल है, रो बोलते हैं इसको। यहाँ पर ठीक है, तो फिजिक्स में थोड़ा पढ़ ही चुके होंगे और वैसे ठीक है अप टू 10th क्लास में भी इतना पढ़ा ही होगा कि रेसिस्टेंस, ठीक है, सेम वही है जैसे वायर के लिए होता है ना, सेम वैसे मान के चलो, जैसे रेसिस्टेंस वायर के लिए होता है वो वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरीके से वायर की क्या, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम रो लगा देते हैं, जो कि क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको कैलकुलेट करें तो इस साइड लगे तो रो क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। तो ये रो अगर वायर की बात करें तो हम बोलते हैं जैसे कॉपर का जो रो है, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि अब वो 1 मीटर का कॉपर का वायर है या 100 मीटर का कॉपर का वायर है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि वो यूनिट एरिया या यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन होता है। अब यहाँ पर L और A क्या है, यहाँ पर L और A, ठीक है, वायर से तो मैंने बता दिया कि वायर की लेंथ और एरिया है। यहाँ पर L और A बिल्कुल ये जो आपने कंडक्टिविटी सेल देखा था उसकी जो हमने रिप्रेजेंट करा वही है। L उस कंडक्टिविटी सेल में इनकी लेंथ है, इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ, और A क्या है, वही एरिया है, ठीक है। तो दोनों से मैं कंपेयर करता हुआ चल रहा हूँ। एक्सप्रेशन सारे जो नॉर्मल मेटेलिक कंडक्टर को होते हैं वैसे ही है, ठीक है, नाम भी वही है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को, ठीक है, रिलेट कर सके कि इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टर में हम जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो तो दिखने में, ठीक है, एल की जगह एल यूज़ कर रहे हैं, ए की जगह ए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या है उसका, ठीक है। तो ये होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर वही से इसको डिफाइन अगर हमें करना है तो एरिया मैंने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया, L 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि उसमें कितना सॉल्यूशन आएगा। अगर मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का मेरे पास एक क्यूब है तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 ml। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक या ऐसा कंडक्टिविटी सेल जिसका वॉल्यूम 1 ml है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 1 ml है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन
या सिंपल सा बोल सकते हो कि ऐसा कंडक्टिविटी सेल जिसके अंदर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट आता हो, ठीक है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट आता हो, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा, उसका उस इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी होगी। तो वही चीज़ लिखा है, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफर टू द ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, ठीक है। 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट है उनका उन पे जो रेसिस्टेंस लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल या अपोजिट होता है कंडक्टेंस, उसी तरीके से रेसिस्टिविटी का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। सिंबल इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक है, और KAPPA, ठीक है, कप्पा बोलते हैं, और जनरली के, ठीक है, के भी नॉर्मली थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा जाता है, ठीक है, कोशिश करी मैं लिखने की, तो ये के होता है, ये रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। वापस से वही बात हो रही कि 1 ml सॉल्यूशन या 1 ml जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट है उसकी कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, और ये वापस से रेसिप्रोकल है या रेसिस्टिविटी का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो वही लिखा है कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो, और रो की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी है R/A/L, तो वही लिखा है R/A/L, ठीक है। तो 1/R ये तो एज इट इज है, L ऊपर चल जाएगा तो L/A आ जाएगा। 1/R को मैं क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ। 1/R मतलब ये क्या है, रेसिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस। तो अब देखना यहाँ से इस तरीके से भी कई बार पूछ लेता है, यह है कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू L/A क्या है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन, तो वही लिखा मैंने, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो कई बार डायरेक्ट लिख देंगे कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू ये है, कंडक्टिविटी की वैल्यू ये है, तो बताओ कंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम, ठीक है, इस फॉर्म से हम बता सकते हैं इसको। यूनिट की बात करें तो वापस से भाई कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का अपोजिट है, और ये L/A तो क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये वही ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम की जगह मो भी लिख सकते हैं, मो सेंटीमीटर इनवर्स, और मो की जगह वापस सीमेन लिख सकते हैं, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, रो की या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की भी यूनिट लिख सकते हैं, तो आर की यूनिट तो क्या हो जाएगी, ओम, तो ये हो जाएगी ओम इनवर्स, ठीक है। या चाहो तो आप लिख लेना, यहाँ पर यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट किसकी हो जाएगी, रेसिस्टिविटी की, ओम सेंटीमीटर। तो इसको कॉपी कर ले, फिर लास्ट 2 डेफिनेशन और है, 2 टर्म्स और है, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। एक तो होता है कंडक्टेंस, फिर हमने देखा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी अगर नाम से देखो तो मैं बोलूँगी अगर 1 मोल हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट, ठीक है। ये उल्टा V टाइप होता है और नीचे M का मतलब होता है मोलर। ये M क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे मोलर कंडक्टिविटी होता है उसी तरीके से इक्विवेलेंट, ठीक है, मोल्स के लिए मोलर, इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होता है, इसलिए दोनों को डिफरेंस करने के लिए M लिखा जाता है और उसमें EQ या EQU लिखा जाता है। तो उल्टा V होता है, लैम्डा बोलते हैं वैसे इसको। तो ये मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये है conductivity of all the ions produced by 1 mole of the electrolyte। 1 mole electrolyte solution की वजह से जो भी हमारे पास कंडक्टिविटी आ रही है आयंस की, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अब
इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कप्पा इनटू वॉल्यूम। वो कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, और ये मतलब है तो क्या है, कंडक्टिविटी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी ये कौन सा कंडक्टिविटी, जो भी, अब अगर मेरे पास 1 मोल सॉल्यूशन होता तो वो लिख देता, 10 मोल होता है तो वो लिख देता, लेकिन यहाँ पे डिफाइन किसके लिए कर दिया, 1 मोल के लिए। अब 1 मोल सॉल्यूशन के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? है तो ये कंडक्टिविटी, लेकिन वॉल्यूम से क्यों मल्टीप्लाई करा, इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि मुझे 1 मोल चाहिए। यानी अगर वो 0.5 मोल है तो मुझे 1 मोल बनाना है, अगर वो 10 मोल है तो भी मुझे क्या बनाना है, 1 मोल बनाना है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो इंटू वी कर दिया। कैसे करेंगे देखना, ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन टाइप है। मैंने बोला वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम इन ml मिलीलीटर विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वी हमें वो वॉल्यूम बता रहा है, मिलीलीटर के अंदर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने मान लिया लेट m इज अ मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या लेट m मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। हमने मान लिया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलरिटी क्या है, कैपिटल M है, यानी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m मोलरिटी का मतलब है कि m मोल्स, 1 लीटर के अंदर m मोल्स प्रेजेंट है, ये मतलब हुआ। तो वही लिखा मैंने, दैट इज m मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml, ठीक है। ml क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ml में होना जरूरी है, इसलिए मैंने ml में लिख दिया। तो मोलरिटी का मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो पर लीटर की जगह 1000 ml लिख दिया। तो अगर m मोल प्रेजेंट है 1000 ml के अंदर, तो 1 मोल में कितने होंगे, 1000 बाई m, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जैसे हम ये पढ़ते हैं इन चीज़ों को कि m, ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा, फिर भी बता देता हूँ। m मोल है 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो 1 मोल होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 1 मोल के लिए कितना होना चाहिए, 1000 अपॉन m ml। तो ये क्या बता रहा है, ये वॉल्यूम को बता रहा है, किसके वॉल्यूम को, 1 मोल के वॉल्यूम। तो वही लिखा है मैंने, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 1000 अपॉन m ml, दैट इज ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 अपॉन m। तो यहाँ से मुझे वैल्यू पता लगी किसकी, v की वैल्यू। तो अगर मुझे किसी सॉल्यूशन का, ठीक है, किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी मुझे पता है 2 मोलर 5 मोलर 8 मोलर, तो मैं उसको 1 मोलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ, बस 1000 अपॉन m लिख दूँ, यानी। तो वही लिखा मैंने, इस v की जगह क्या लिखेंगे, 1000 अपॉन m। तो फॉर्मूला वही है, k एज इट इज़ है, इस v की जगह मैंने लिखा 1000 अपॉन m। तो अल्टीमेटली तुम्हें जो फॉर्मूला याद रखना है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये छोटा सा डेरिवेशन टाइप था जो मैंने बता दिया, लेकिन ठीक है, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, ठीक। तुम्हें पूछेगा तो डायरेक्ट, अगर स्कूल एग्जाम में भी पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में, तो भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। और न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करोगे कंपटीशन में या कहीं पे भी मॉड्यूल वगैरह में, तब भी ये फॉर्मूला ही तुम्हें डायरेक्ट, ठीक है, याद रखना है। 1000 इंटू कप्पा मतलब कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलरिटी उस सॉल्यूशन की, तो वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी की, ठीक है, कंडक्टिविटी की यूनिट, और नीचे क्या रख दो, मोलरिटी की यूनिट लिख दो, ठीक है। तो ये सब जब लिखोगे तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, मोल, ठीक है। मोल की मोल की यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर होता है, तो लीटर की जगह यहाँ पर हम किस में लिख रहे हैं, मिलीलीटर, और मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। आ रही बात समझ। और ऊपर जो कंडक्टिविटी उसकी यूनिट लिख लेना, चेक कर लेना, सेम आएगी। तो ये तो बात हुई मोलर कंडक्टिविटी की। तो जैसे मोलर कंडक्टिविटी होता है उसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो अब तो नाम से समझ में आ रहा होगा, मोलर का मतलब मोल से, तो मैंने यहाँ पे मोलरिटी लिखा। तो अब डेराइव नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल सा मोलरिटी की जगह अगर मैं क्या कर दूँ, नॉर्मेलिटी लिख दूँ, तो वो क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले एक बार जल्दी से। ठीक है, तो लास्ट
डेफिनेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वापस लैम्डा ई क्यू या ई क्यू यू भी लिखते हैं, उल्टा भी लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, कंडक्टिविटी, और ई क्यू का मतलब इक्विवेलेंट, और एम लिखा है मतलब मोलर। तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो वन इक्विवेलेंट वाले इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है कोई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो भी आयंस उसकी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। सेम फॉर्मूला है, ठीक है, वापस डेराइव नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने फॉर्मूला लिखा डायरेक्ट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के या कप्पा डिवाइड बाय एन। दोनों फॉर्मूले में बस मोलर के अंदर मोलरिटी आ जाता है और इक्विवेलेंट के अंदर क्या आ जाता है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। बाकी तो ये चीज़ आप समझ ही लोगे। यूनिट की बात करेंगे तो वहाँ पर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहाँ पे क्या आ रहा था, मोल, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनिट को एक बार आप चेक कर लेना। और फिर अगर हम इसकी बात करें रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड, ठीक है, यहाँ पर ये गलत कर दिया मैंने, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, उसी तरीके से नॉर्मेलिटी क्या होगा, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इन्वर्स नहीं होगा, इसको ठीक करेक्ट कर लेना। फिर यही रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि फॉर्मूले में बस यहाँ पे एम और एन का फर्क है, तो वही चीज़ बताया। यहाँ पर एम है मोलर कंडक्टिविटी में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एन है, और एम और एन के बीच में हमें रिलेशन पता है, ये नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो इस n की जगह क्या लिख दो, m इंटू वी एफ लिख दो। तो जैसे m लिखोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो लैम्डा n के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ध्यान रखना है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी दोनों का फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस m और n का फर्क है। बाकी पीछे जितनी भी डेफिनेशन मैंने बताई है, ठीक है, रेसिस्टेंस, ठीक है, ये तो पता ही है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ठीक है, ये सब चीज़ डेफिनेशन ध्यान रखना। इसी पे नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, और उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।